हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ बिजनेस का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की। इसके प्रीवियस लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 2 में, हमने आपको बता दिया था कि बिजनेस क्या है और उसकी कौन कौन सी फीचर्स होती है। और आज हम बात करेंगे कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब बिजनेस के उद्देश्य क्या है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। मतलब हम ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी हम कह सकते हैं उद्देश्य, पर्पस, एम, गोल। इसके कई नाम है स्टूडेंट्स। तो आपको अगर कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या पर्पस पूछता है, गोल्स, एम, इन सभी का एक ही मीनिंग होता है। तो अब आपको डिटेल में बताते हैं ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं बिजनेस के। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्टिव इज द गोल फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच ऑल द एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। इट इज द पर्पस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इस मीनिंग में मैंने आपके लिए दो मेन वर्ड्स रखे हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। सिर्फ दो वर्ड्स, इनसे आप पूरा मीनिंग बना सकते हैं। पहला गोल, सेकंड एफर्ट्स। मतलब हम ऑब्जेक्टिव्स को गोल कह सकते हैं, एम कह सकते हैं, पर्पस कह सकते हैं, जिसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। मतलब हम यहां पर किस लिए मैंने डिनोट किया, बिजनेस के लिए, कि जिसके लिए बिजनेस क्या करता है, एफर्ट्स करता है, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए, जो उसका मुख्य उद्देश्य है, एंड पॉइंट्स हैं, जिसे वो प्राप्त करना चाहता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना लाइफ में कोई ना कोई मकसद होता है, जिसे आप कहते हैं कि हमारा जिंदगी में यह प्राप्त करने का सपना है, यह मेरा उद्देश्य है कि मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूं। तो वो क्या था उसका ऑब्जेक्टिव, कि वो क्या प्राप्त करना चाहता है। इसी तरीके से हर बिजनेस का अपना उद्देश्य होता है। देखिए, बिजनेस के उद्देश्य से हम कह सकते हैं कि बिजनेस में सपोज कीजिए कोई ऐसा बिजनेस भी होता है जो सिर्फ क्या करते हैं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर जोर देना है। दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द पॉइंट दैट दे शुड अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने प्रॉफिट नहीं कमाना, हमने समाज की सेवा करनी है, वो फोकस करें सोशल वेलफेयर पर। तो हर एक बिजनेस का डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके लिए वो सरवाइव करता है। देखिए, आपको बता दें, क्या आपके मन में यह प्रश्न होगा कि क्या प्रॉफिट कमाना जरूरी है? हाँ जी। व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो ज्यादा देर तक हमारा बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसका क्या अर्थ है? मतलब कि हम ज्यादा देर तक अपने बिजनेस को जीवित नहीं रख पाएंगे। हमारे लिए प्रॉफिट आवश्यक है, पर यहां पर प्रॉफिट कमाने का मतलब यह नहीं कि आप इतना ज्यादा लालची बन जाओ कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप लोगों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट कमाना जरूरी है, परंतु उसकी भी एक लिमिट होती है कि हमने रीजनेबल अमाउंट का प्रॉफिट कमाना चाहिए। आपको 9 रुपीज का पेन पड़ रहा है, आप 10 रुपीज में सेल करें, रीजनेबल अमाउंट का प्रॉफिट है 1-2 रुपए का। अगर हम कहें नहीं, हमें पेन पड़ रहा है 2 रुपए का, हम बेच रहे हैं 20 रुपए में, ये एक्सप्लॉयटेशन होगा स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रॉफिट हमें जरूरी है कमाना, परंतु उसके साथ बिजनेस के कुछ उद्देश्य भी हैं। हमें अपनी सामाजिक जिम्मेवारी भी पूरी करनी चाहिए। तो यह सब बिजनेस के उद्देश्य में बताएंगे स्टूडेंट्स। देखिए, अगर बिजनेस का कोई उद्देश्य नहीं तो उसके सर्वाइवल का भी कोई बेनिफिट नहीं बनता। आप एक एग्जांपल के साथ डिनोट कीजिए। अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, तो आप कभी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपने सोचा होगा कि हमने कॉमर्स ज्वाइन की है, क्यों की? कॉमर्स रखने का आपका लॉजिक क्या है, आप क्या बनना चाहते? तो अगर आपके पास उसका पर्पस है, काम का भी जो आप कर रहे हैं, तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो आपके एफर्ट्स सही दिशा में जा रहे होंगे। तो यहां पर हमने वर्ड यूज किया, एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। हम जिस चीज को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, मतलब अपनी कोशिशें कर रहे हैं। अब यहां पर एफर्ट्स किसे कहा गया?
बिजनेस जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे अगर उसका सेल का गुड्स का डीलिंग कर रहा है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, तो वो क्या है, एफर्ट है, सामान खरीद रहा है फिर सेल कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो सब क्या कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है ताकि अपने मेन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। एग्जांपल के साथ देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मोबाइल कंपनी इज टू इंक्रीज द सेल ऑफ द मोबाइल्स बाय 10% विद इन 1 ईयर। एक मोबाइल कंपनी जिसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज कर लीजिए एक मोबाइल कंपनी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि उनका ऑब्जेक्टिव है इस बार कि उन्होंने अपनी सेल को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, मोबाइल्स की सेल बढ़ानी है कितनी, 10% के साथ विद इन 1 ईयर, 1 साल में उन्होंने टारगेट रख लिया अपना कि मैंने अपनी जो मोबाइल्स की सेल है उसे 10% बढ़ाकर दिखाना है। ये मेरा क्या है, टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तो स्टूडेंट्स यहां पर एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए उस कंपनी ने, उस मोबाइल कंपनी ने क्या किया, वो अपने मोबाइल्स पिछले साल सेल किए थे 1 लाख मोबाइल्स। तो अब क्या उनका टारगेट हो गया होगा कि इस बार 1,10,000 मोबाइल्स हमने क्या करने हैं, सेल करने हैं, 10% इंक्रीज करना है। पिछली बार 1 लाख मोबाइल सेल किए थे, 10% कितना बढ़ेगा, 10,000, तो इस बार 1,10,000 मोबाइल हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से बता दें कि बिजनेस का एक उद्देश्य नहीं होता, एक के अलावा बिजनेस के कई और उद्देश्य भी होते हैं। देखिए उनको उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस उद्देश्य की जो ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी बना सकते हैं। 3 टाइप्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी क्या है स्टूडेंट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड कैटेगरी क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड कैटेगरी क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे स्टूडेंट्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हम हिंदी में क्या नाम देते हैं, आर्थिक उद्देश्य। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। इन 3 कैटेगरीज में हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड कर दिया। इन तीनों कैटेगरीज की आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, उसमें हम किन टॉपिक्स की बात करेंगे, और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हैं। तभी तक आप यह सब कुछ नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की, मतलब हमारे कारोबार के आर्थिक उद्देश्य कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट अर्निंग। देखिए आप सभी को पता है कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाना मतलब लाभ कमाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, आपको समझाते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज कीजिए, पहले एग्जांपल समझिए फिर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि मैं एक पेन 8 रुपीज में परचेज करता हूं और 10 रुपीज में सेल कर देता हूं, तो मुझे यहां पर क्या हुआ, 2 रुपीज का प्रॉफिट, लाभ हुआ 2 रुपए का। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम लाभ ना कमाए, मतलब 8 रुपीज का पेन लेकर 8 रुपीज का ही सेल कर दे, तो बताइए आप कभी तक ये काम में लगे रहेंगे। तो सारा दिन आप ऐसे ही करेंगे तो आप शाम को घर में पैसे कहां से लाएंगे। आपने अगर साल में शुरू में लाख रुपए इन्वेस्ट किया है 1 लाख, तो वो एंड पर भी 1 लाख ही होगा। 1 लाख से कम चाहे हो जाए, बढ़ेगा नहीं पैसा। क्यों, क्योंकि आप सारा दिन इतनी एक्टिविटीज कर रहे हैं फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो कब तक आप अपना बिजनेस सरवाइव कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद आपके बिजनेस की डेथ हो जाएगी, मतलब बिजनेस फिनिश हो जाएगा। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि बिजनेस तभी सरवाइव कर सकेगा जब हम उसमें पैसा और इन्वेस्ट करेंगे, और पैसा और इन्वेस्ट तभी कर पाएंगे अगर हम उसे बढ़ा पाएंगे। अगर हम पैसा भी नहीं बढ़ा रहे, प्रॉफिट के जरिए जितने का सामान उतने का ही सेल कर रहे हैं, और सारा दिन इतनी एक्टिविटी की तरह मेहनत भी कर रहे हैं और बदले में कुछ प्राप्त भी नहीं हो रहा, फिर आप कितनी देर तक टिक के बिजनेस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। हर कोई व्यक्ति अगर इतनी मेहनत करता है तो वो बदले में कुछ उम्मीद लगाता है कि मुझे बदले में कुछ मिले। जस्ट एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज लगाकर, तो अगर आप सारा दिन मेहनत करेंगे, प्रॉफिट भी नहीं कमाएंगे, तो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। उससे अच्छा तो आपको कोई व्यक्ति यह भी बता देगा कि आप पागल हैं। क्यों, क्योंकि 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट लगाया, प्रॉफिट आप कमा नहीं रहे, आपका सामान खत्म हो रहा है, आपके पास और पैसे आ नहीं रहे लगाने के लिए, जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो कम ही हो रही है क्योंकि आप उसे इंक्रीज नहीं कर रहे। तो उसकी बजाय अगर आप 1 लाख रुपीज बैंक में भी जमा करा देते तो आपको इंटरेस्ट मिल जाता। तो आप सोचेंगे यह बात तो ठीक है, बैंक में अगर फ्री में पैसे इंटरेस्ट में एफडी कराकर भी रख देते हैं, जमा करा देते हैं किसी भी रूप में, तो भी हमें ब्याज मिलती है, कुछ ना कुछ बढ़ता है पैसा, तो हम क्यों ना बढ़ाएं पैसा।
तो अगर हम सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बिजनेस में देखिए कितनी एक्टिविटीज हमने करनी होती है, बिजनेस में कितना रिस्क होता है, तो हम रिस्क भी तो ले रहे हैं। तो रिस्क किस लिए ले रहे हैं? ताकि हमें रिवार्ड मिल सके, बदले में इनाम मिल सके। उस इनाम को हम प्रॉफिट का नाम दे देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, हर एक बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। क्यों? क्योंकि इट इज अ रिवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क। हम बिजनेस में इतना सारा रिस्क ले रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कौन सा रिस्क? बिजनेस में तो कोई रिस्क नहीं है। बताते हैं एग्जांपल के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको रिस्क का भी मीनिंग बताते हैं। जोखिम, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क है। कोई ऐसा काम नहीं जहां पर आपको रिस्क ना लेना पड़े। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आपने बिजनेस में सामान लगाया, आपका फैशनेबल गुड्स का साथ डीलिंग कर रहे हैं आप, फैशनेबल प्रोडक्ट्स हैं आपके, अगर फैशन आउट ऑफ ट्रेंड हो गया फिर क्या करेंगे? नया फैशन आ गया, आपकी चीजें जो पड़ी हैं वो बेकार पड़ी रहेंगी, किसी ने खरीदनी नहीं, वो कहेंगे इसका ट्रेंड चला गया, हमें तो नया माल चाहिए, नई क्वालिटी का, नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो आपका पैसा क्या हुआ? बेकार हो गया ना, पड़ा पड़ा। अगर आप सेल करेंगे भी तो उससे जितने से आपने खरीदा उससे कम रेट में सेल करना पड़ेगा, मतलब लॉस होगा आपको। तो बिजनेस में हम जब भी कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्क उठाते हैं। वो रिस्क क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हम पता है कि हमने बदले में कुछ अर्न करना है। किस रूप में अर्न करते हैं? प्रॉफिट के रूप में। तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिख दिया? रिवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क। प्रॉफिट क्या है हमारे लिए? रिवार्ड है, इनाम है। क्यों? क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं। तो आपको यह बात एक और बता दें स्टूडेंट्स, कौन सी इंपॉर्टेंट बात? मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। एक्चुअल में यह सच्चाई है। हम जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट का भी चांस होता है। इसका यह मीनिंग नहीं कि हमें लॉस नहीं हो सकता, लॉस भी हो सकता है, परंतु जितना ज्यादा रिस्क होगा प्रॉफिट के चांस भी उतने ज्यादा होंगे, लॉस के चांस भी उतने ज्यादा होंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम बिजनेस में अगर काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें क्या हो बदले में? प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट होगा तो ही हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने बता दिया, फॉर सर्वाइवल, हमारे जीवित रहने के लिए, बिजनेस के जीवित रहने के लिए प्रॉफिट जरूरी है। इसके अलावा ग्रोथ, अगर हमने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, मतलब बिजनेस को दिन बर दिन बढ़ाना है, तरक्की करनी है बिजनेस की, उसको ऊपर लेकर जाना है बिजनेस को, तो अपना नाम बनाना है मार्केट में, तभी पॉसिबल होगा अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट्स, आपको यह बात बता दें कि आजकल लोग किस चीज को मायने रखते हैं? जो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है वो ही ग्रो कर रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है उसे प्रॉफिट होता है, वो काबिल व्यक्ति है, वो काबिल बिजनेसमैन है, एक अच्छा बिजनेसमैन है। तो जो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, इसके पास तो कमाई नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी सामान की, इसके पास कोई ग्राहक नहीं आते। आजकल यह जमाना है। तो प्रॉफिट जरूर कमाना चाहिए, परंतु कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो रीजनेबल अमाउंट का प्रॉफिट आपने सोचना है, ताकि आपकी कॉस्ट भी, नॉर्मल कॉस्ट भी कवर हो जाए और आपको कुछ रीजनेबल अमाउंट बच भी जाए। इसका यह मीनिंग नहीं कि आपने हद से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देना है, ऐसा नहीं करना। तो हमने बिजनेस अच्छे तरीके से, ईमानदारी से करना है, जिससे प्रॉफिट जरूर कमाएंगे, बट एक रीजनेबल अमाउंट तक, एक जायज अमाउंट तक जितनी हमारी बनती है। अब आपको एक लॉजिक और बता देते हैं कि हमने प्रॉफिट क्यों कमाना है। इसके बारे में आप एक बात और बता सकते हैं। बिजनेस में जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया वो क्या बात है, मगर उसके बदले क्या उम्मीद करता है कि मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिले। इसके अलावा जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे कि हमें ज्यादा सैलरी दो, ज्यादा वेजेस दो। तो वो सभी की नीड्स आप तभी पूरी कर पाएंगे अगर आपके पास प्रॉफिट होगा। इसके अलावा फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई आपातकाल सिचुएशन आ जाती है, तभी आपके पास अगर पैसे होंगे तो ही आप उस सिचुएशन को सामना कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, आपने प्रॉफिट ही नहीं कमाया, तो आप उस सिचुएशन का सामना नहीं कर पाएंगे। तो फ्यूचर इमरजेंसी, कॉन्टीजेंसीज के साथ निपटने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सर्वाइवल की। तो स्टूडेंट्स सर्वाइवल में हम बात करेंगे कि आजकल के युग में हम देख रहे हैं कितना कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन, तो इतना मुकाबला, तो हमें क्या करना पड़ता है? हम बिजनेस में सर्वाइव करना चाहते हैं। हमारा क्या उद्देश्य है कि हमारे बिजनेस एग्जिस्ट तो करता रहे लंबे समय तक। अगर हम नहीं भी ग्रो कर पा रहे तो एक बार स्टार्टिंग स्टेज में अगर हम हैं, इसका मीनिंग क्या है कि हो सकता है हमारा बिजनेस अभी अभी हमने स्टार्ट किया हो, तो कम से कम इतने मुकाबले को हम फेस तो कर पाए और कम से कम इतना पैसा तो कमा पाए कि जो हमारी कॉस्ट आ रही है कम से कम उसे तो पूरा कर लिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पेन मुझे 8 रुपीज का पड़ता है,
तो कम से कम ये 8 रुपीज तो मैं कवर कर पाऊं अगर नहीं भी प्रॉफिट कमा रहा तो इसलिए यहां पर हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब हम कंटिन्यू चाहते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस बनी रहे, हम लंबे समय तक जीवित रहे, हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे और हम कम से कम इतने रेवेन्यू तो कमाते रहे, इतने पैसे तो कम से कम कमा ही लें कि हमारा जो खर्चा है वो निकलता रहे कम से कम। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट में आपने ये दो बातें बतानी है। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जब हम इस स्टेज में हैं कि स्टार्टिंग स्टेज में थे, हमने ये सोच लिया कि हम कम से कम सरवाइव करते रहें और अब सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि सरवाइव करते रहें, आगे बढ़ने की कभी नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे कि हमने अपने बिजनेस का नाम चमकाना है, हमने अपनी इमेज बनानी है बहुत अच्छी, मतलब बहुत से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। ग्रो मीन्स क्या हुआ, बढ़ा सके, एक्सपेंड कर सके। कैसा कर पाएंगे ऐसा, देखिए उसके लिए आपने अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना है। अपॉर्चुनिटीज क्या है स्टूडेंट्स, मौका। कभी कभी आपको लाइफ में, रियल लाइफ में भी आपको कभी कभी कोई मौका मिलता है, अगर आप उस मौके की पहचान कर लें और उसका फायदा उठाएं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ में क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी आपने सभी क्वालिफिकेशन कर रखी होती है और आप सोच रहे होते जॉब तो हमें मिल नहीं रही, परंतु अगर आप फॉर्म टाइम टू टाइम फिल कर रहे हैं, हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए, मतलब आपको जॉब मिल जाए। परंतु अगर आप घर बैठे सिर्फ सोचते रहेंगे, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप नहीं दे रहे, कोई भी आप प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो रहे, तो क्या होगा, क्या आपको जॉब मिल पाएगी? नहीं। अगर आप एग्जाम भरते रहेंगे कि हमने एग्जाम देना है, तो कभी ना कभी तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसका मीनिंग क्या था, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको आपकी मनपसंद की जॉब मिल रही है, आपने उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाया, आप इंटरव्यू देने गए तो आप सिलेक्ट हो गए। तो देखिए स्टूडेंट, सब कुछ कब होगा, जब आप अपॉर्चुनिटी की पहचान करेंगे, उस मौके को पहचानेंगे, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो यहां पर हमारा बिजनेस भी करता है, क्या करता है, वो चारों तरफ नजर रखेगा कि मुझे कोई ऐसा मौका मिल रहा है जिससे मैं अपने नए कस्टमर्स को और कैच कर सकूं, अपने बिजनेस की और ग्रो कर सकूं। तो इसके लिए और क्या उनसी बात ध्यान में रख सकते हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज नीडेड। हमें लंबे समय के लिए भी प्लानिंग करके रखनी चाहिए कि हमने कैसे ग्रो करना है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, कौन कौन से नए नए तरीके ला सकते हैं बिजनेस में, जिससे हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव किया जा सके और लोगों को अधिक से अधिक सूचना दी जा सके कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। ये सब कुछ हम डिटेल में सोचते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में डिटेल में प्लानिंग करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, क्रिएटिंग मार्केट, मतलब मार्केट क्रिएट करना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना है। अब आप सोच रहे होंगे मार्केट शेयर, ये सब कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स। पहले आप एग्जांपल समझिए, फिर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज कीजिए मैं कहूं कि मैं किसी प्लेस पर, पर्टिकुलर प्लेस पर मैं कोचिंग देता हूं बच्चों को, कॉमर्स के रिगार्डिंग मैं ट्यूशंस प्रोवाइड करता हूं। तो उस सिटी में 100 स्टूडेंट्स है कॉमर्स के टोटल, तो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 20 स्टूडेंट्स मेरे तरफ आ गए मेरे पास पढ़ने के लिए। तो मैं क्या कहूंगा, उस प्रॉपर सिटी की जो मार्केट है मैंने कितनी कैच की हुई है, 20%। तो ये क्या हुआ, मार्केट शेयर, मतलब हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो कितने कस्टमर्स खरीद रहे हैं, कितने परसेंट मार्केट में हमारा शेयर है, टोटल मार्केट में हमारा कितना शेयर है। तो हर एक कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो क्या चाहती है कि उसका शेयर अधिक से अधिक हो। वो कैसे होगा, जब वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। दो बातों का ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स। पहली बात, जो आपके ओल्ड कस्टमर्स है उन्हें रिटेन करके रखना, मतलब वो आपको छोड़कर भागे नहीं, आपके पास कंसिस्टेंटली टिके रहें, मतलब आपका प्रोडक्ट ही खरीदते रहें, किसी और प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट ना हो। ऐसा कब होगा, जब आप उन्हें सेटिस्फाई करेंगे, जब आप उन्हें प्रॉपर रीजनेबल प्राइस पर और अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अच्छी क्वालिटी का माल उन्हें देंगे और सही सही कीमत चार्ज करेंगे तो वो आपके पास टिके रहेंगे, मतलब वो आपके पास रिटेन रहेंगे। दूसरी बात स्टूडेंट्स क्या करनी है हमने, इंक्रीज शेयर इन मार्केट। वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अगर नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, पुरानों को सेटिस्फाई करे, वो आगे जाकर और कईयों को बताएंगे कि यह प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उसके लिए आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखें और उसे न्यू
इन्वेंशंस का नाम दें, मतलब कुछ ना कुछ नया करते रहें बिजनेस में, कुछ ना कुछ नई ट्रिक्स लेकर आए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए भी कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अपडेट रहें आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, इनोवेशंस। अब ये इनोवेशंस क्या है, ये भी हमारा एक उद्देश्य है बिजनेस का। इनोवेशन का क्या मीनिंग होता है, कुछ नया सोचना, कुछ नया तरीका ढूंढना, कुछ नया करके दिखाना, उसे क्या कहते हैं, इनोवेशन। तो स्टूडेंट्स इनोवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्रिएटिविटी आती है बिजनेस में अगर हम कुछ नया करते हैं। देखिए मैंने कहा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज, नए विचार लेकर आना, न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन का कोई नया मेथड ढूंढना, या किसी नए सोर्स की खोज करना, तो ये सब कुछ काम आएगा इनोवेशन में। अगर हम इनोवेशन करेंगे तो हम अपने बिजनेस की गुडविल, इमेज, नाम बहुत ही चमका पाएंगे कि हमारा बिजनेस तरक्की पर जाएगा अगर हम इनोवेशन करते रहेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। अब इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, देखिए अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज को क्या कहते हैं, अनुकूलतम उपयोग साधनों का, रिसोर्सेस माने साधन, साधनों का अनुकूलतम उपयोग, इसे क्या कहेंगे। सबसे पहले बता दें आपको, रिसोर्स स्कार्स होते हैं और लिमिटेड है, ये हमें सभी को पता है। स्कार्स क्या होता है, दुर्लभ, रेयर, जो चीज आसानी से नहीं मिले उसे हम क्या कहते हैं, स्कार्स। लिमिटेड क्या है, एक कुछ मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में नहीं है। आपके पास मैं पूछूं कितना पैसा है, आप जितने भी मर्जी अमीर हो, आप क्या कहेंगे, नहीं मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा है, मैं इतना अमीर नहीं हूं। तो मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति के पास फंड्स क्या है, सफिशिएंट है, लिमिटेड है। तो सोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैन, मटीरियल, मनी, मशीन, मेथड, ये सारे क्या है, सोर्सेस। तो ये स्कार्स है, दुर्लभ है, तो इसके लिए इनका क्या करना चाहिए, प्रॉपर यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें इनकी कीमत पता होनी चाहिए। आपके पास पैसा है, अगर आपको पैसे की कीमत पता है तो आप उसे वेस्ट नहीं करेंगे, सोच सोच के खर्च करेंगे कि मैंने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, बेफालतू खर्च नहीं करना। उसी तरीके से हम बिजनेस में जो हमारे सोर्सेस है उसे भी प्रॉपर तरीके से हमें यूज करना होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, प्रॉपर तरीके से उसे यूज करना है और वेस्टेज को रिड्यूस करना है। कम से कम वेस्टेज हो, कम से कम, जितना कम किया जा सके वेस्टेज को उतना कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नुकसान हमारा ही है, हमारे बिजनेस का ही नुकसान है। अगर हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पैसे क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है स्टूडेंट्स। तो हम उससे रोकने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फाइंड आउट वेज ऑफ यूजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर कोई प्रोडक्ट हमने बनाया वो प्रॉपर उस तरीके से नहीं बन पाया जैसे हम बनाना चाहते थे, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए नया तरीका सोचें कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम कैसे किसी और तरीके में यूज कर सकते हैं, कैसे उस वेस्ट प्रोडक्ट से भी हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे काम आ सके। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको यहां तक बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आपको बताएंगे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तब तक यह सब कुछ आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स या फिर जिसे हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जानते हैं, उन उद्देश्यों की। अब आप सोच रहे होंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग तो हमें समझ में आ गया, जिसमें बिजनेस ने अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में सोचा कि प्रॉफिट कमाना है और अपनी ग्रोथ करनी है और सर्वाइवल करना है। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको बता दें कि बिजनेस में बहुत सी ऐसी पार्टीज होती हैं जिनका बिजनेस के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक होता है, मतलब वो बिजनेस के साथ किसी न किसी रूप में कनेक्टेड होते हैं। उनके प्रति बिजनेस के क्या उद्देश्य हैं, अब उनकी बात करेंगे। पहले बता दें वो कौन कौन सी पार्टीज है। देखिए, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट एटसेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी का क्या मीनिंग है, ये कौन है, हमें नहीं पता। तो दोस्तों आपको बेसिकली स्टार्टिंग से बताएंगे, एक एक पॉइंट बड़े आराम से पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की बात करते हैं। एम्प्लॉइज कौन? एम्प्लॉइज वो वर्कर्स जो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लेबर कर रहे हैं, हमारे लिए गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या किसी ना किसी तरीके से हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प कर रहे हैं।
उनके काम के बदले हम उन्हें क्या देते हैं, मेहनताना मतलब रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं, जो वेजेस, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन किसी भी रूप में हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्या उद्देश्य है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब अपनी संस्था में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी भलाई करना, उनका वेलफेयर करना। अब ये कैसे मुमकिन है, क्यों करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, जो एम्प्लॉइज है अगर आप उनको अपनी फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे तो वह अच्छे तरीके से मन लगाकर आपके लिए काम कर पाएंगे। उन्हें ऐसा कभी फील नहीं होगा कि वो किसी और स्थान पर काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे वो अपने घर में ही काम कर रहे हैं। तो वो पूरी श्रद्धा से दिल लगाकर मेहनत कर पाएंगे अगर आप उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते रहेंगे। वो कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, जो परक्विजिट्स भी हम कह सकते हैं, पर्क्स के नाम से भी हम जानते हैं, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो हमें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। देखिए, सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है कि वर्कर्स के वेलफेयर के लिए आप उन्हें जो वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो आप काम करने वाला वातावरण वहां पर मुहैया करवा रहे हैं, वो अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए। अब यह वर्किंग कंडीशन का क्या मीनिंग है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए आप किसी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, तो जहां पर जिस क्लासरूम में आप पढ़ रहे हैं अगर वहां पर पढ़ाई का माहौल ही नहीं होगा, स्टडी का माहौल ही नहीं होगा, साफ सफाई नहीं होगी, प्रॉपर रोशनी का प्रबंध नहीं होगा, प्रॉपर हवा का प्रबंध नहीं होगा, तो आप क्या मन लगाकर पढ़ पाएंगे? आप कहेंगे नहीं। तो ऐसा ही वर्कर्स के साथ होता है। अगर उन्हें फैक्ट्री में प्रॉपर ये सभी फैसिलिटीज मिलेगी, वाटर, एयर, तो लाइटिंग, प्रॉपर ऐसा इंतजाम होगा तो वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो हमें उन्हें क्या प्रोवाइड करना है, सेफ, जिनसे उनको कोई खतरा ना हो, ऐसा एनवायरनमेंट उनके पास होना चाहिए। मतलब अगर कोई डेंजरस मशीन पे वो काम कर रहे हैं जो खतरनाक है, जिसके एक्सीडेंट में चांस है, किसी व्यक्ति का हाथ आ सकता है, तो पहले आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दें। उसके बाद उस मशीन को जब वो यूज करता है तो उसकी सुपरविजन भी करे, निगरानी भी करे कि काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। उसे दोबारा समझाने की जरूरत है तो दोबारा भी समझाया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो उन्हें सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे हमारी बिजनेस का ही फायदा होगा, क्योंकि एम्प्लॉइज हमारे लिए एक संपत्ति का काम ही करते हैं, वो हमारी एसेट्स हैं, वो हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, फेयर रेम्यूनरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, वर्कर्स, एम्प्लॉइज जो हैं वो हमारी संस्था के लिए कितना कुछ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अगर वो मेहनत ना करें तो शायद हमें प्रॉफिट ही ना हो, उनकी बदौलत हमें प्रॉफिट होता है, वो इतनी मेहनत करते हैं। तो उनकी मेहनत के बदले हमें उन्हें रेम्यूनरेशन जो प्रोवाइड करनी है वो फेयर होनी चाहिए। फेयर का मीनिंग क्या है, आपने उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना, काम ज्यादा लेकर तनख्वाह आप कम दे दें, ऐसा नहीं करना। आपने कोशिश करनी है जितनी आप ज्यादा से ज्यादा सैलरी या वेजेस उन्हें दे सकते हैं उतना आप जरूर करें। अगर कोई व्यक्ति ओवर टाइम लगाता है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे करें। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत से काम करता है, वह बाकी मजदूरों से ज्यादा काम कर रहा है, तो उसके लिए आप उन्हें एक्स्ट्रा पे करें। ऐसा करने से उन्हें क्या होता है, उनका मनोबल ऊंचा उठता है, मतलब मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, दिल लगाकर काम कर पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल ग्रोथ। जॉब सिक्योरिटी मतलब इसमें आप यही बता सकते हैं कि हमें हो सके तो हर एक एम्प्लॉय को ये यकीन दिलाना चाहिए कि अगर वो अच्छे तरीके से काम करता रहेगा तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो वो हमेशा अपने आप को सेफ समझेगा, सिक्योर समझेगा कि मुझे कोई टेंशन नहीं है कि कल को मुझे नौकरी से निकाला जाएगा बिना गलती के। अगर आप उन्हें इतना कॉन्फिडेंस में ले लें कि वो अपना ही काम समझ के उसे करें तो उन्हें जॉब सिक्योरिटी फील होगी, जिससे वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ, इसमें क्या है, आपको वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, उनको आगे आने के लिए, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उन्हें मौके देने चाहिए। आप सोचेंगे वो कैसे, उसके लिए बता दें स्टूडेंट्स, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। जैसे उसे वर्कर से क्या कर दिया, वर्कर्स का लीडर बना दिया, फिर उसके बाद उसको
अगली पोस्ट पर प्रमोट कर दिया। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, उसे प्रमोशन दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसका हौसला अफजाई होती रहेगी, वो आगे और मेहनत करता रहेगा। तो ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज में, कि हम एम्प्लॉइज के भलाई के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर कोई अनट्रेन्ड एम्प्लॉई है तो उसको अपन प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, जिससे उसका योगदान बढ़ेगा आपकी फॉर्म में। इसके अलावा स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट देखिए, क्या सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना है। कंज्यूमर्स कौन है, वो हमारे ग्राहक है जो हमसे सामान खरीदते हैं या सर्विस हायर करते हैं, उन्हें हमें सेटिस्फाई करना होगा। हमारा ये उद्देश्य है। अगर हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ और सर्वाइवल के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। हमारा बिजनेस दिन दिन तरक्की कर पाएगा अगर हम फोकस कहां पर दे रहे हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने में। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल देते हैं। अगर किसी बिजनेस का उद्देश्य हो कि मैंने सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, मैंने ग्राहक का नहीं सोचना, मैंने कंज्यूमर का नहीं सोचना, मैंने सिर्फ अपना सोचना है, प्रॉफिट कमाना है, तो क्या होगा, आप एक बार किसी ग्राहक को ठग भी लेंगे, ज्यादा कमाई कर भी लेंगे, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। अगर आप उसे अच्छी क्वालिटी की चीज देंगे, रीजनेबल प्राइस पर देंगे, वो बार बार आपके पास आएगा। तो देखिए, बार बार आपके पास आएगा मतलब आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करें, ताकि वो कहीं और शिफ्ट ना हो, आपके बिजनेस के साथ जुड़े रहें, मतलब कनेक्टेड रहें। तो स्टूडेंट्स ये कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए मैंने क्या बताया, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। दो पॉइंट्स बता दिए। एक तो क्या है, आप अच्छी क्वालिटी की गुड्स उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप रीजनेबल प्राइस चार्ज करें, ज्यादा प्राइस ना चार्ज करें, जितना जायज है उतना ही चार्ज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स देखिए क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ शेयर होल्डर। अब आप सोच रहे हो शेयर होल्डर क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं स्टूडेंट्स, डिटेल में बताते हैं। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं, उनमें बहुत सारा पैसा लगा होता है, तो क्या होता है, जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, टोटल कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ, जो भी कंपनी में पैसा लगा है उसे हम क्या कह देंगे, टोटल कैपिटल। जो कंपनी की टोटल कैपिटल है उनको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हर एक पार्ट को हम शेयर कह देते हैं, और जो शेयर है वो जिसके पास होता है उसे हम शेयर होल्डर कह देते हैं। मतलब क्या हुआ भाई, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, कितना भी हो सकता है, 10 शेयर्स भी खरीदे हो सकते हैं, 100 शेयर्स भी खरीदे हो सकते हैं, 1000 शेयर्स भी खरीदे हो सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे व्यक्तियों ने कंपनी में पैसा लगाया है छोटी छोटी अमाउंट में, तो जिनके पास वो शेयर्स हैं उन्हें क्या कहेंगे, शेयर होल्डर। असल में वो कंपनी के मालिक ही हो गए। तो आप ओनर्स याद रख लीजिए फिलहाल, कि कंपनी के जो ओनर्स हैं उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। क्यों लगाया है, हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी बिजनेस की क्या ड्यूटी है, कि हमने उन्हें क्या देना है, रेट ऑफ रिटर्न। मतलब उन्होंने पैसा लगाया कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर रिटर्न मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो हमारा यह फर्ज है, हमारा यह उद्देश्य है कि हमने उनके पैसे को एक तो मिसयूज नहीं करना, प्रॉपर तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करना है। दूसरा, उस पर प्रॉपर तरीके से जो रिटर्न बनती है, रीजनेबल अमाउंट बनती है, वो हमने उन्हें देनी है, किन्हें, शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है, हेल्प टू गवर्नमेंट, सरकार की हेल्प करनी। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार की हेल्प कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम यहां पर एक पॉइंट पर ही डिस्कशन करेंगे, मेक द कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट फंड्स बाय पेइंग टैक्स ऑनेस्टली। देखिए, हम अपना बिजनेस जो भी करते हैं उस तरीके से क्या होता है, हम बहुत सारी समाज में परेशानियां खड़ी कर देते हैं, जैसे कि पोल्यूशन फैलाते हैं, उसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेस है हमारे देश के, उन्हें हम यूज कर रहे हैं जो कि लिमिटेड मात्रा में है। इसके अलावा भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, जैसे कि आपको बता दिया कि हमने क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स अगर हमारी वजह से आ रही हैं तो उनको कम करने के लिए हमें सरकार की हेल्प करनी चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करके, मतलब कुछ पैसा हम गवर्नमेंट फंड में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम वैसे ही क्यों दें, हमने तो प्रॉफिट कमाने के लिए जोड़ा था पैसा, ऐसे थोड़ी गवर्नमेंट को बांट देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि हर एक बिजनेस की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी बनती है। वो क्या है, जैसे कि आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन पर टैक्स लगता है सरकार की तरफ से, उसे हम प्रोडक्शन टैक्स या एक्साइज ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। तो आप अगर अपने टैक्स लायबिलिटी को ही ईमानदारी से पे करेंगे
उसी सहयोग से गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा और वो समाज के कार्य के लिए लगा पाएगी। तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने गवर्नमेंट की हेल्प करनी है। वो कैसे कर सकते हैं? एक तो प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज का यूज कीजिए जो कि बड़े ही लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन ना हो आपकी वजह से। तीसरा, गवर्नमेंट को आप फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो टैक्स की लायबिलिटी को आप ईमानदारी से पे करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे। वो लास्ट कैटेगरी है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब समाज के प्रति हमारे क्या क्या उद्देश्य है। वैसे तो मैंने इस टॉपिक में भी कुछ उद्देश्य कॉमन बता दिए जो समाज के लिए भी है और इंडिविजुअल में भी आ जाते हैं, परंतु आपको पूरी डिटेल में फिर से बताते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम किन किन पॉइंट्स की बात करेंगे। तभी तक आप ये नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स की कि बिजनेस के कौन कौन से सामाजिक उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि हमने कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनना है अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए। उसे हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं। अनफेयर मतलब गलत रास्ता नहीं चुनना। आप सोच रहे होंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कौन सा गलत रास्ता है। देखिए, कई बिजनेसमैन बहुत लालची हो जाते हैं, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो क्या काम करने लग जाते हैं? मिलावटखोरी, मतलब किसी घटिया वस्तु को किसी अच्छी वस्तु में मिलाकर उसकी ओवरऑल क्वालिटी को कम कर दिया और सस्ते रेट में बेच दिया। तो इससे क्या होता है? मिलावटखोरी कर दिया। तो इससे क्या होगा? जो वो उन्होंने मिलावटखोरी कर दी तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी नहीं रही जितनी जायज थी, उससे कम हो गई। हो सकता है उससे कस्टमर्स को नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा काम नहीं करना है स्टूडेंट्स। आपको बता दें कि बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने अच्छी क्वालिटी की वस्तु प्रोवाइड करनी है, गलत तरीके से काम नहीं करना, स्मगलिंग का काम नहीं करना। उसके अलावा क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए अक्सर काला बाजारी, आपने यह वर्ड बहुत सुना होगा, काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, वो तरीका यूज करते हैं। क्या करते हैं? सामान को स्टोर करके रख लेते हैं, जब उसकी प्राइसेस हाई हो जाती है। अब आप सोचेंगे प्राइस हाई कैसे होती है? देखिए, अगर हमने सामान की सप्लाई ही बंद कर दी तो क्या होगा? जिन्होंने वो चीजें खरीदनी है वो तो डिमांड कर ही रहे हैं, परंतु सप्लाई आ नहीं रही, जिसकी वजह से प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं। और फिर वो जब प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाती है तब वो सप्लाई करते हैं ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। यह भी गलत तरीका माना जाता है। सरकार ने इनके लिए कुछ प्रोविजंस भी बनाई है, जैसे कि आपको जेल भी हो सकती है या फिर आपको फाइन भी लग सकता है। तो कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारे बिजनेस की पहला उद्देश्य क्या है कि हमने ऐसा कोई गलत तरीका यूज नहीं करना। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हमने लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, बल्कि कंज्यूमर्स के फायदे के बारे में सोचना है। उनको अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं देनी है, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हमारा दूसरा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमने बिजनेस में अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी है ताकि हम लोगों को रोजगार दे सकें। एक्चुअली में हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, कि बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो बिजनेस वाले अगर सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे तो वो क्या कर सकते हैं? अधिक इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कि हमने एनवायरनमेंट को सेव करना है, अपने वातावरण को बचा के रखना है। अब वैसे तो ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर एक नागरिक का यह फर्ज है कि वो क्या करे? आले दुआले सफाई रखे प्रॉपर, ठीक है, वातावरण को क्लीन रखे, जिससे क्या होगा? सभी लोगों का फायदा होगा। पर बिजनेस की यहां पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बिजनेस रिसोर्सेस को यूज कर रहा है तो उन रिसोर्सेस को वेस्ट होने से रोके, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो इन सब में बिजनेस अपनी अहम भूमिका निभा सकता है अगर वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स तैयार करें जिनके साथ वातावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। कम्युनिटी सर्विस या सोशल सर्विस। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है कि हमने समाज के प्रति कुछ अच्छे काम करने हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बिजनेस मैन जो है, जो वो सक्सेसफुल है, तो वो क्या करते हैं? अपनी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं समाज के अच्छे कार्यों के लिए। जैसे किसी इलाके में जो कि बैकवर्ड है वहां पर स्कूल खोल दिया, या कहीं किसी इलाके में हॉस्पिटल खोल दिया कि वहां पर गरीब लोगों का इलाज हो सके हॉस्पिटल में, और स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ सकन। तो ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं? अपनी समाज के प्रति एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, अच्छी जिम्मेवारी का
एहसास करा रहे हैं दूसरों को, हमें भी उनसे प्रेरित होना चाहिए। हम भी अगर बिजनेसमैन है तो हमें भी इस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए कि हमने भी समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या मीनिंग है देखिए, पहली बात कि हमने उन्हीं गुड्स का निर्माण करना है जो सभी के लिए यूजफुल हो, मतलब किसी भी तरह का उनको, किसी भी पर्सन को नुकसान ना हो, मतलब अच्छी क्वालिटी की गुड्स हो। आप समझ गए होंगे अच्छी क्वालिटी की गुड्स का मीनिंग क्या है, कि हमने जो प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है लॉ द्वारा कि इतनी क्वालिटी कम से कम होनी चाहिए, उतनी हमने बरकरार रखनी है। कोई हमने मतलब लो क्वालिटी की गुड को हाई ग्रेड देकर बाजार में सेल नहीं करना है। हमने कोशिश यह करनी है कि हम जिन वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं वो किसी के लिए हानिकारक ना हो। तो उम्मीद करता हूं आपको फिफ्थ पॉइंट में पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, कि हमने जो गुड्स का निर्माण करना है, एक तो उनकी क्वालिटी पर फोकस देना है। अगर हम अच्छी क्वालिटी की गुड्स बनाएंगे और उन्हें सेल करेंगे वो भी रीजनेबल प्राइस पर, तो ऑटोमेटिकली हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। और हमारा जो मेन उद्देश्य था कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है बाय सेटिस्फाइंग कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके हम प्रॉफिट भी कमा पाएंगे और हमारे दोनों काम हो जाएंगे। एक क्वालिटी अच्छी गई और दूसरा हमने क्या किया, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दिया। और इससे क्या होता है, हमारा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ निश्चित हो जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आज आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।